गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। क्या इसके पोस्टुलेट थे, ठीक है, क्या क्या रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थी जो इन्होंने क्लियर की, और कुछ और टर्म्स के बारे में इन्होंने जो कुछ बताया कि एनर्जी कैसे निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बोर्स मॉडल ऑफ एटम से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हमने जब रदरफोर्ड मॉडल एटम पढ़ा था, जब हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था तो उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इतना तो बता दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था, ठीक है, कि भाई वो अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या वो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट हैं या फिर किसी एक डिस्क्रीट लेवल पे, फिर हम कहें कि पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बातें वो नहीं बता पाए थे। इन्होंने एनर्जी के बारे में भी नहीं बताया था कि अगर हम एनर्जी की बात कर लें, एनर्जी क्या होती है, ठीक है, एनर्जी के बारे में ये नहीं बता पाए थे। ऑर्बिटल्स के बारे में भी नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड मॉडल। वेलोसिटी को हम कैसे बताएंगे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। तो फिर हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। बेसिकली हुआ क्या था कि जो बोर्स थे उन्होंने जो रदरफोर्ड जो मॉडल जो था ना, उसी को क्या किया, स्टडी किया था अच्छे से, है ना। उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसा की लाई हुई, ठीक है। तो हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। यहां पढ़ेंगे 4 पोस्टुलेट्स। हम 4 पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट है, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं कि किसी एक फिक्स एनर्जी के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस है तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये फिक्स एनर्जी के क्या है, ये कुछ हम कहें कि शेल है। तो इन्होंने इनको कहा कि ऑर्बिट है, ऑर्बिट। उन्होंने इनको ऑर्बिट नाम दिया। ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर्टिकुलर या फिर हम कहें कि फिक्स एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिट हैं उन्हीं के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अगर यहां अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर यहां होगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है, ये गैप क्या होगा, यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इसके अपोजिट। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है ना, मतलब क्या कहें कि फिक्स एनर्जी लेवल के बारे में उन्होंने नहीं कहा था। तो पहला जो पोस्टुलेट है वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम का ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स एनर्जी लेवल में एक न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक फिक्स किसमें घूम रहे हैं, एक एनर्जी का लेवल है वो फिक्स, उसी के अंदर वो घूम रही है, ठीक है। अच्छा, ये फिक्स कहने से क्या हुआ, सॉरी, इससे पहले जो ये था कि अगर मान लो कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है ना, न्यूक्लियस तो है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये फिक्स एनर्जी इसकी नहीं होगी, ठीक है, तो देखना क्या होगा, जो रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक भी है, उन्होंने ये फिक्स एनर्जी के बारे में जिक्र नहीं किया था। अगर फिक्स एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा कि इस पॉजिटिव के बीच में और इस नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व करते रहेंगे तो क्या होता है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल
जब भी एक जो होता है वो चार्ज पार्टिकल जो भी है वो एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो अपनी एनर्जी को वो रेडिएट करता है। क्या करता है? रेडिएट करता है। वो एनर्जी लूज करता रहता है, इमिट करता रहता है। अगर ये फिक्स एनर्जी लेवल ना रहा होता तो एक टाइम ऐसा नहीं आता कि भाई यहाँ पे ये दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो और रेडिएट करेगा और करेगा और करेगा और करेगा, तो एक अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पे जो इसकी एनर्जी होगी वो अप्रोक्स किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस में आगे गिर जाएगा अल्टीमेटली, है ना। 1 2 3 अगर मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे यहाँ पे घूम रहा है, जैसे एक किसी ना किसी स्पीड से घूम रहा होगा, वेलोसिटी होगी यहाँ पे, लेकिन वो धीरे धीरे जब वो एनर्जी को रेडिएट करता जाएगा तो क्या होगा? वो अल्टीमेटली इसके अंदर आ जाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं होता किसी भी एटम में, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता किसी भी एटम में कि भाई एक जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? तो वो बताया फोर्स मॉडल ऑफ एटम के पहले पोस्टुलेट ने हमें बताया कि यहाँ पे ऑर्बिट नाम की कोई चीज होती है जो क्या करेगी, जो ऑर्बिट होते हैं वो क्या होंगे? फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं, और इन्हीं फिक्स एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर फिक्स एनर्जी है तो फिर क्या होगा? ये अपनी कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से उस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। क्या था फर्स्ट पोस्टुलेट? कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसी न्यूक्लियस के अराउंड, वो किसी फिक्स एनर्जी लेवल में ही क्या करते हैं? एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। उन्हीं के अंदर वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। चलो, 4 पोस्टुलेट्स में अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इन्होंने कहा कि देखो ये कुछ इक्वेशन है मेरे पास ऐसे ना, इन्होंने कहा कि ये जो पहले वाली सेल है ना, इसको हम कहते हैं K, इसको L, इसको M, इसको N, ठीक है। तो K L M N आगे बहुत सारी होती है, ठीक है, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। देखो K L M N, तो इन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, ठीक है, L वाले में, ठीक है, तो यहां ये जो रिवॉल्व कर रहा है ना ये सेकंड वाले में, इसकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। ये अभी अभी हमने पढ़ा है। और इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी फिक्स एनर्जी में अगर घूम रहा है और इसको अगर यहां से यहां जाना है तो ये कभी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के यहां से यहां नहीं जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स मीन्स हम यहां हीट की बात करेंगे, ठीक है, इसकी एनर्जी की बात करेंगे। मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये तब तक इस एल सेल में घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा? जब तक ये बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। अगर मान लो कि ये एनर्जी आई, ठीक है, और इसने इस एनर्जी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके पास पहले जितनी एनर्जी थी अब क्या हो जाएगी? उससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। अब ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो क्या होगा? ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को करेगा एब्जॉर्ब तो क्या होगा? वो मूव करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएगा। इसका अपोजिट भी तो हो सकता है,
उसकी एनर्जी कितनी होगी भाई, इस वाले की इक्वल होगी ना, तभी तो वहां घूम रहा है वो, उसी फिक्स में घूम रहा है, उसकी एनर्जी इतनी है, तभी वो वहां प्रेजेंट है। अगर यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को क्या कर दे, रेडिएट कर दे, एनर्जी को रेडिएट कर दे, एमिट कर दे, तो क्या होगा, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर ये एम जो सेल है ना, इसके अंदर नहीं रह पाएगा, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लोअर वाले में आना पड़ेगा, है ना। तो क्या यहां पे ये बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेगा तो क्या होगा, वो मूव करेगा कहां से कहां तक, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। मतलब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या कर जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा ना, मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर में चला जाएगा, ठीक है। और ये आप 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो ये वाली बात। चलो, ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट। इस पोस्टुलेट में क्या, फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या पढ़ा था, फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी फिक्स एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। और सेकंड वाले में हमने पढ़ा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मूव कर जाएंगे फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट हैं वो एनर्जी को लूज कर देंगे तो कहां से कहां चले जाएंगे, वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या कहा कि देखो ये एक न्यूक्लियस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। यहां n की वैल्यू 1 है, ठीक है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4, ठीक है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ। इसको नाम दिया K सेल, इसको L, इसको M, इसको N। तो क्या कहा था कि ये जो सेल्स हैं इनकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। क्या है इनकी एनर्जी फिक्स है कि ये जो फर्स्ट जो सेल है, ये जो फर्स्ट सेल है इसकी एनर्जी फिक्स है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करेंगे कैसे आएगी, क्योंकि एनर्जी के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। ये एनर्जी फिक्स है इसकी, तो इसकी भी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। इसकी भी एनर्जी क्या होगी, तो फिक्स होगी। जब ये सारे एनर्जी लेवल फिक्स हैं तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी भाई, ठीक है। इनकी एनर्जी होगी फिक्स। अच्छा, अगर मैं डेल्टा ई निकालता हूं, चेंज इन एनर्जी, जब ये वाली वैल्यू फिक्स है, ये वाली वैल्यू फिक्स है, तो इन दोनों का चेंज होगा, वो भी क्या होगा, हमेशा फिक्स ही होगा, फिक्स होगा ना भाई। जो ये वाली वैल्यू है ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो अगर मान लो कि हम इन दोनों का गैप देखें तो हमेशा फिक्स ही होगा ना, वही आएगा हमेशा। जब दोनों का एनर्जी फिक्स है तो हमेशा इन दोनों का गैप भी फिक्स होगा, वही आएगा, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एनर्जी का जो गैप है, गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव ऑर्बिटल्स, उसका जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब एनर्जी की वैल्यू फिक्स है तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, वेवलेंथ की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी। कुछ वैल्यू फिक्स होगी,
है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एनर्जी फिक्स है, इनका डिफरेंस भी फिक्स होगा, वेवलेंथ भी फिक्स होगी, तो इस सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे कि ये जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड। अगर मैं बात करूं कि E1 माइनस E2, ठीक है, E2 माइनस E3, ठीक, सॉरी, E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, तो यहां पे क्या होगा, है ना, तो जो वैल्यू आएंगे फिक्स निकल के आएंगे। अब एक बात और है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इनकी एनर्जी के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। हम कहते हैं कि भाई सबसे कम एनर्जी इसकी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। भाई सबसे कम एनर्जी इसकी, के की, ठीक है, के से ज्यादा एनर्जी एल की, एल से ज्यादा एम की, एम से ज्यादा एन की, ठीक है, ये वाली चीज है। तो एक बार निकाल के देख ले, हाइड्रोजन एटम के लिए हम ये निकाल के देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसा ही आ रहा है कि सबसे कम जो एनर्जी है वो के की है, फिर उसके बाद एल की है, ठीक है। तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है, ठीक है। अगर यहां से क्वेश्चन आएंगे तो यहां से न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो एनर्जी बताओ, तो आपको ये याद करना है, ठीक है, कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर हमें क्या करना है, जेड क्या होता है भाई, जेड हमारा होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। भाई कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। भाई पहले वाले में है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, फिर फोर्थ में, या फिर के सेल में है, एल में है, एम में है, फिर एन में है। तो कहने का मतलब क्या है कि जेड तो हो गया हमारा एटॉमिक नंबर और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। चलो एक बार निकाल के देख लेते हैं। चलो इसको मैं साइड में बना देता हूं, ठीक है, फिर इसको यहां पे हम निकालने के लिए यूज करते हैं। जल्दी जल्दी बना देता हूं मैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या था, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात और है भाई, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना पूरा का पूरा जो आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का क्या मतलब है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि देखो हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। क्या हीलियम के बारे में बात कर सकते हैं, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, तो हम हीलियम के बारे में ये बात नहीं कर सकते और हीलियम के लिए ये वैलिड नहीं है। लेकिन अगर हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और हीलियम पॉजिटिव बना दें तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो He पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव के लिए ये एप्लीकेबल रहेंगे फॉर्मूले। अगर मैं बात करूं लिथियम, तो लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसके पास बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी वैलिड रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान क्या रखना है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। चलो अब आप निकालो n की वैल्यू, अगर आपके पास 1 है और हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की और n की वैल्यू कम है, सॉरी n की वैल्यू 1 है, तो निकालो 13.6 इंटू 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन में कितना होता है, यू ऑल नो 1 होता है, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पे कितनी एनर्जी आएगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे पहले जब मैंने ये लिखा था
कि हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो एनर्जी पहले वाली जो ऑर्बिटल है, पहले वाली जो शेल है उसके लिए फिक्स है -13.6 और कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया कहां से आएंगे? ये इस एनर्जी के एक्सप्रेशन से आया। अच्छा, अब एक काम और करके देख लेते हैं कि सेकंड वाली जो है n = 2, n = 2 के लिए निकाल के देखो। ये जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या होगा? -13.6 × 1 डिवाइड बाई 4। n की वैल्यू 2 पुट करोगे 4 हो जाएगा। अब इसको यहां से आपको सोल्व करना है, करो इसको सोल्व। 4 3 जा 12.4 4 जा 16, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई हमारे पास। किसके लिए? सेकंड सेल के लिए। फर्स्ट सेल के लिए जो एनर्जी थी वो थी -13.6 और सेकंड वाले के लिए आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सेकंड वाली है तो मैं यहां लिख देता हूं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद मैं बात करता हूं n = 3, अगर n 3 है तो यहां पे क्या होगा? -13.6 × 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना आएगा? 9 1 जा 9। ठीक है, इसके बाद कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 46। 9 5 जा कितना हो जाएगा? 45। तो ये 1.5 ले लेते हैं। ठीक है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड वाली के लिए हमारी वैल्यू आई -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने कहा n = 4, ठीक है, तो आप 4 के लिए भी निकालोगे -13.6 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 16 निकालोगे। अब समझाने के लिए मैं इन तीनों का यूज करके भी आपको समझा सकता हूं। देखो ध्यान से, चलो ठीक है। अब इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये मात्रा क्या है ना। और सबसे बड़ी बात एक और निकल के आएगी अभी, वो ये कि जो ये बोर्स मॉडल जो है ना, ये स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। जबकि रदरफोर्ड का जो एटम मॉडल था उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, ये स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा। अभी हम जस्ट स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं यहां से। आई होप ये सभी को ध्यान होगा कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एनर्जी होता है ना। अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। क्लियर है? चलो अब देखो n = 1, n1 लिख देता हूं। इसके लिए वैल्यू आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n2 की वैल्यू आई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n3 की वैल्यू आई -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एनर्जी है, ठीक है, तो n1 की वैल्यू ज्यादा है या फिर n2 की वैल्यू ज्यादा है या फिर n3 की वैल्यू ज्यादा है? सीधी सी बात है, आप कहोगे कि सर n2 की वैल्यू ज्यादा है n1 से और n3 की वैल्यू ज्यादा है n2 से। बिल्कुल कह दोगे आराम से। क्यों कह दोगे? क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस में है। अब माइनस का 13.6 बड़ा होगा या माइनस का 3.4 ज्यादा होगा? सीधी सी बात है, माइनस का 13.6 ज्यादा होगा या फिर माइनस का 3.4 ज्यादा होगा? तो ये ज्यादा होगा, तो एनर्जी की वैल्यू ये वाली ज्यादा है। तो n1 हमारा किसके लिए था? k के लिए था, और n2 l के लिए, ये n के लिए। तो क्या यही बात नहीं निकल के आ रही है? ये वाली बात, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा था 10th क्लास तक, 9th क्लास में, 10th क्लास में, कि चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हमने लिखा लिथियम की लिखी 2 and 1, तो पहले इसके अंदर 2 क्यों आए? कि भाई इसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम पहले फिल करते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी वाले पे जाते हैं।
उसके बाद और हाई एनर्जी वाले पे जाएंगे। सोडियम की बात कर लें 281, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी जिस सेल की है वहां फिल होंगे के वाले में, 8 कहां गए एल वाले में, क्योंकि इसकी एनर्जी इससे ज्यादा थी, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया इसके अंदर। तो आई होप कि ये जो सिस्टम है जो अभी तक आपने समझ रखा था कि भाई ये याद कर रखा था कि एल की जो एनर्जी है वो इससे ज्यादा है, एम की एनर्जी इससे ज्यादा, एन की एनर्जी इससे ज्यादा, वो आप यहां पे प्रूव हो गई है ना इस वाले एक्सप्रेशन से, -13.6 Z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से क्या हुआ कि जो 13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो नेगेटिव की वैल्यू है, N2 की वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब आया N3 की वैल्यू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम यहां N1, N2, N3, N4 आगे बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं N ले लूं इंफिनिटी, अगर मैंने N को इंफिनिटी ले लिया तो एनर्जी की वैल्यू मेरे पास आएगी 0। अब एनर्जी 0 का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम की जो सेल है उसकी मैक्सिमम एनर्जी है। अब 0 का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्या है फ्री। अब फ्री का क्या मतलब हुआ वो एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि N1 से अगर N2 जाएंगे, N2 से N3, N3 से N4, तो एनर्जी क्यों बढ़ती है, इस रीजन से बढ़ती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, और n = इंफिनिटी वाला यहां पे हम इसको इंक्लूड करके समझाने की कोशिश करेंगे। चलो अच्छा वो वैल्यू बता दी, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछोगे कि जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन ही तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन ही स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा है, थोड़ा सा ध्यान से अटेंटिव होकर बैठना भाई, कंफ्यूजन होने के थोड़े से चांस ज्यादा है। अब यहां देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये नहीं कहोगे कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा है, मैं उस सेंस की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले जो हमने पढ़ा है कि ये वाली एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इस नेगेटिव साइन को 1 सेकंड के लिए हटा दूं, क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा, समझ में आया। अब यहां इसका मतलब है कि सेकंड सेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है या 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। क्या है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना, जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या हो जाएगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि मैं एनर्जी देने की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं उसकी सिस्टम की एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम सिस्टम की एनर्जी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब एनर्जी कम होगी, ठीक है।
लेकिन यहां मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब एक बात छोटी सी सोच के देखो, इमेजिन करो कि आपको क्या करना है, कुछ चीजें उठा के लानी है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा बैठा है, उसके हाथ में एक चीज है, खिलौना है, उससे खेल रहा है, ठीक है। तो एक उसके बिल्कुल थोड़ा सा पास में है, थोड़ा सा दूर है उससे, एक थोड़ा सा और दूर है। तो सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे होगा उसका? जो वो हाथ में ले रखा है उस पे, उसी पे होगा। अगर वो उससे खेल रहा है या फिर वही है, आप जो बाकी के दो खिलौने हैं वो उनको आप आसानी से ले जाओगे, ठीक है। उनके लिए वो कम मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि बच्चा ये हो कि नहीं भाई वो भी नहीं लेके जाने, लेकिन वो इतना नामुमकिन नहीं करेगा, है ना। अगर आप उसके हाथ से छीन के ले जाओगे तो बच्चा रोने लगेगा, मतलब आपको उसको चुप भी कराना पड़ेगा, आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। फर्स्ट जो सेल है, अगर आप दूसरी सेंस में बात करें कि देखो ये न्यूक्लियस के पास कितने पास में है न्यूक्लियस के, तो यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होगा। 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, 5th चैप्टर में केमिस्ट्री का जो 5th चैप्टर था पीरियोडिक टेबल वाला, उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी आई थी, ठीक है। वहां पे क्या पढ़ा था कि 281 है, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। 2881 है, ये सोडियम है, ये क्या है, पोटाशियम। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि देखो एक सेल और ऐड हो गई, डिस्टेंस दूर हो गया, साइज बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। पढ़ा था ये 10th क्लास में। तो वही बात है कि इसको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेल में, अगर फर्स्ट सेल में अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सोचो कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। तो ये जो नेगेटिव साइन जो आया है ये किस सेंस में आया है, एनर्जी देने की सेंस में आया है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इतनी एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देंगे तभी वहां से क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट। क्या पढ़ा हमने थर्ड पोस्टुलेट में कि एनर्जी कैसे निकालते हैं, स्टेबिलिटी का क्या चक्कर है, और जो ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू Z² डिवाइड बाई n²। और ये भी पता चला कि क्यों KLMN इनकी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। तो इतना हम अभी तक जान चुके हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में। बोर्स मॉडल में फोर्थ पोस्टुलेट बात करता है आपकी एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करता है। हम यहां बस इसका हल्का सा जिक्र करेंगे, डिटेल में आप इसको फिजिक्स में पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। देखो m इंटू वी ये होता है आपका मोमेंटम p, बिल्कुल होता है, ठीक है। 10th क्लास तक आपने बिल्कुल पढ़ लिया हुआ ये मेरे ख्याल से फिजिक्स में। तो मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब एंगुलर का क्या मतलब है कि देखो ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर रिवॉल्व करेंगे। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इसका कुछ ना कुछ मास है और वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। वैसे तो ये टेंजेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये मूव कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ये निकालेंगे तो टेंजेंट निकालेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, डायरेक्शन होती है इसकी। ये सारा डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में। तो यहां से यहां तक इसकी कुछ ना कुछ आर भी होगी, रेडियस भी होगी, है ना। तो यहां पे हम निकालेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर
मोमेंटम हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो मोमेंटम था ही, ठीक है, मोमेंटम तो था ही है m इंटू वी, लेकिन यहां क्या हो गया, ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे r और आ जाएगा, m v r क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, m v r sin थीटा क्या हो जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब साइन थीटा की अगर बात करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा इसके बीच में, और ये जो है ना ये वेक्टर है इसके बीच में, ये कितना है 90 डिग्री, कितना है ये 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 00 साइन 91, साइन 91 होता है, तो क्या हो जाएगा ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा mvr, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ये होगा। तो ये था फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोर, क्लियर। चलो ये था फोर्थ मॉडल। अब हम बात कर लेते हैं, चलो रेडियस के बारे में। रेडियस के लिए क्या करेंगे, 0.529 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एन स्क्वायर, इतनी रेडियस होती है। इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है, ये 3-4 फॉर्मूले ही आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब होगा क्या, देखो मैं हाइड्रोजन की ही बात कर रहा हूं क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस की बात करनी है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और अगर मैं बात करूं n = 1 के लिए तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, 0.529 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 1, कुछ ऐसा ही होगा ना, क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसको यहां से सोल्व करेंगे तो इससे ज्यादा ही आएगा, इसलिए सी बात है, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तब इतना आया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीपल। तो यहां से क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ठीक है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस हमें निकालना है, ठीक है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस हम ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट की हम रेडियस इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, क्लियर। ये भी किसने एक्सप्लेन किया, बोर मॉडल, क्लियर। चलो एक और पॉइंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁸ Z/n मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना मिला, ये हो गई वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी आपको रिवाइज करना है, याद कर लेना, हो जाएगा। देखो ये अगर न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, हम 2 की बात कर रहे थे ना, 2 में ही समझ में आ जाएगा, सेम ट्रेंड आगे फॉलो करता रहेगा। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1, तो इसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आएगी 2.188 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्लियर है। चलो अगर मैं बात करता हूं इसी के लिए, Z तो 1 होगा, अगर N की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, कितनी निकल के आएगी, 2.188 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाई Z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, डिवाइड बाई N कितना हो जाएगा 2, कर दो 1094 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहली वाली जो सेल है उसके अंदर देखो इतनी क्या है, वेलोसिटी है ना, सेकंड वाले के अंदर देखो वेलोसिटी कम हो रही है। अगर हम थर्ड की बात करेंगे 3 आ जाएगा तो देखो और कम हो जाएगी, 4 आ जाएगा तो और कम हो जाएगी,
5 आएगा तो वैल्यू और कम आएगी। तो यहां से ये निकल के आया कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, यहां जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इससे कम इसमें करेंगे, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की जो रिवॉल्व करने की स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर हम सोलर सिस्टम की बात कर ले और अगर ये हमारा सन है, तो अगर यहां पे जो प्लेनेट होगा जो बिल्कुल इसके पास होगा उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होती है, और जो सबसे दूर होगा उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो होगी। क्यों हुआ? ये इस एक्सप्रेशन से क्लियर होता है। इतना समझ में आया कि कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट मूव करेंगे और कौन से कम स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट मिस हो गया है ना, उस पॉइंट को एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था, उस पॉइंट को अब डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। देखो हमने पढ़ा था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड वन कितना आया था, थर्ड कितना आया था, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एन स्क्वेयर 13 इंटू जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, ये था। तो 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी की 1 ही रहेगी, और 3 के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया था ये 9 1 जा 9 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड समथिंग हमने लिखा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखेंगे, देखो ये है कि अगर ये पहली सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, तो यहां पे है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 3.4, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा 2, ये भूल जाओ 2 0 1 10.2, मतलब यहां इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कितना ज्यादा एनर्जी का गैप है ना। अगर बात करेंगे इन दोनों के बीच में तो 3.4 1.5, 4 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर मैं इसको इस एनर्जी के अकॉर्डिंग बना के दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखाऊंगा कि ये अगर न्यूक्लियस है, ये अगर फर्स्ट सेल है, ये अगर सेकंड सेल है, तो थर्ड सेल कुछ ऐसी होने वाली है, फोर्थ सेल कुछ ऐसी होने वाली है, और पास उनके बीच में जो एनर्जी का जो गैप होगा ना वो और भी कम होगा, इससे नेक्स्ट वाले के अंदर और कम गैप हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम और ज्यादा वैल्यूज इसके लिए निकालते जाएंगे, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद और कम आई, इसके बाद और कम आई, तो और भी कम आती रहेगी, क्योंकि देखो बार बार हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो और कम आती रहेगी, और कम आती रहेगी, और कम आती रहेगी, तो जितनी कम आती रहेगी तो उनके बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का वो भी कम होता रहेगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, जो सेल हैं इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस भी कम होता जाता है। ठीक है, ये वाली बात हो सकती है। ओके, चलो ये पढ़ा हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम, 4 पोस्टुलेट डिटेल में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में देखा, वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में देखा, तो ये पूरा का पूरा था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। क्लियर है? ये था कि इसी के अंदर वो भी इंक्लूड कर देंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना, मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा लेक्चर खींच के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 2-3 फॉर्मूले लिखवाए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, और ये जो चीजें हैं ये सारा के सारा कॉन्सेप्चुअल बेस था कि हाँ कैसे क्यों
उन सभी क्वेश्चंस के आंसर थे एक प्रकार से ये कि क्यों के सेल जो है KLMN एन की वैल्यू जो होती है एनर्जी की उससे ज्यादा होती है, क्यों उसकी वैल्यू से ज्यादा होती है। तो आज हमने वो सारी चीजें यहाँ पे देख ली। अगर मान लो कि कोई ये कहे कि जो फर्स्ट सेल है उसके अंदर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, अगर ऐसा कहे तो भी मान लोगे बिल्कुल ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम ये आज पढ़ चुके हैं इसके बाद वेलोसिटी वाली एक्सप्रेशन से। अगर कोई कहेगी पहले और सेकंड वाले के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद वाले जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी गैप कम होता जाता है, तो मान लोगे क्योंकि हमने ये बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, एनर्जी वाले एक्सप्रेशन से ही हमने एनर्जी का डिफरेंस निकाला है कि दो जो ऑर्बिट है, पर्टिकुलर जो ऑर्बिट है उनके बीच में कितना डिफरेंस है एनर्जी का, ये हमने बिल्कुल निकाला है। ठीक है, तो 4 पोस्टलेट पढ़े, एक बार उन 4 पोस्टलेट्स को एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। सबसे पहला ये पढ़ा कि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं, जिनको इन्होंने कहा ऑर्बिट। क्लियर? ओके। फिर इसके बाद सेकंड इन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी ऑर्बिटल्स तो हम आगे पढ़ेंगे, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिट हैं, जो सेल्स हैं, उनके अंदर अगर हम जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एनर्जी गेन करेंगे तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और अगर वो एनर्जी को रेडिएट कर देंगे तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट हमने पढ़ा कि ये क्वांटाइज्ड होते हैं, क्योंकि देखो जब एनर्जी की वैल्यू फिक्स है, एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू भी फिक्स होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वेवलेंथ की वैल्यू भी फिक्स आएंगी, तो हमने कहा कि ये वैल्यू क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम के अंदर हमने ये पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ठीक है, mvr। ठीक है, क्यों होता है इसके बारे में हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये हमने पढ़ा। और एक और होती है जो ये एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। अभी इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि या तो इसकी वैल्यू होगी nh/2π के इक्वल होगी, सॉरी h/2π, n की वैल्यू अगर हम लगाएंगे तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर, इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल का। या तो ये 2h/2π, ठीक है, 3h/2π, 4h/2π, 5h/2π। क्लियर है? तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इसका। क्लियर है? ये अभी तक हमने पढ़ा बोर के 4 पोस्टुलेट, उनको डिटेल में स्टडी किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी से रीडिंग लेना मत भूलना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।